हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आप सबका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप सब लोग उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 14 अप्रैल की बात करें तो भारत में आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। साल 1891 में 14 अप्रैल के दिन ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा दलित कम्युनिटी के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने में गुजारा है। इसके अलावा वो देश की आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे, यानी जिस कमेटी ने देश का संविधान लिखा था उनके हेड थे। B.R. अम्बेडकर आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू सरकार की कैबिनेट में देश के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी रहे हैं। और आपको याद दिला दूं कि साल 1990 में उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, जबकि उनके बारे में कहा जाता है कि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। अपनी लाइफ के एंड डेज में वो बुद्धिज्म की टीचिंग से काफी इम्प्रेस हो गए थे। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। ये चीज तो आपको भी पता होगी कि जब भी कोई त्योहार होता है, रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कुछ चेक पोस्टों के ऊपर दोनों देशों की सेना के ट्रूप्स एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाते हैं। और ये परंपरा दोनों देशों के बीच पिछले कई दशकों से चल रही है। पिछले साल दिवाली और इस साल रिपब्लिक डे के ऊपर भी दोनों देशों के ट्रूप्स ने बॉर्डर के ऊपर कई सारी चेक पोस्टों पर एक दूसरे को मिठाई बांटी थी। लेकिन इस बार दो त्योहारों के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने पहले होली के त्योहार के ऊपर और फिर उसके बाद इस महीने ईद के ऊपर, इन दोनों त्योहारों के ऊपर भारत और पाकिस्तान की सेना के ट्रूप्स के बीच मिठाई का आदान प्रदान नहीं हुआ था। सेम चीज साल 2019 में भी हुई थी, जब भारत ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया था। अब इस साल मिठाई एक्सचेंज क्यों नहीं हुई, उसका कारण तो फिलहाल सामने नहीं आया है। आज की दूसरी अपडेट आ रही है इजराइल और ईरान को लेकर। सबसे पहले आप इस मैप के ऊपर देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस जगह सिचुएटेड है। ईरान के ठीक नीचे अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ सी को आपस में जोड़ने वाला एक छोटा सा स्ट्रेट है जिसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब क्योंकि ये स्ट्रेट काफी नैरो है, यानी तंग सा रास्ता है, इस वजह से सभी कार्गो और ऑयल शिप्स को ईरान की बाउंड्री के बिल्कुल पास से होकर गुजरना पड़ता है। ऑब्वियस ही बात है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर ईरान की आर्म्ड फोर्सेस का काफी दबदबा है। पिछले कल क्या हुआ कि पोर्तुगीज फ्लैग्ड एक सिविलियन कार्गो शिप जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर हुआ, उसी समय ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के कई सारे कमांडोज ने इस शिप को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद उनके ट्रूप्स हेलीकॉप्टर की मदद से इस कार्गो शिप के ऊपर लैंड हुए और उन्होंने इस शिप को अपने कंट्रोल में लेकर सीज कर लिया। ईरान का कहना है कि ये कार्गो शिप इजराइल से आ रहे सामान को ले जा रहा था और जिस कंपनी का ये कार्गो शिप है उसमें इजराइल के बिजनेसमैन की भी हिस्सेदारी है। ऐसा होता भी है, कई बार बिजनेसमैन अपने शिप्स को किसी न्यूट्रल देश में जाकर वहां पर रजिस्टर करवाते हैं ताकि अलग अलग देशों की पॉलिटिक्स में उनका नुकसान ना हो। और अक्सर ऐसे देशों में कंपनीज को रजिस्टर किया जाता है जो टैक्स बेनिफिट्स भी दें। अब जो ये शिप ईरान ने सीज किया है, ये लास्ट बार UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पोर्ट के ऊपर रुका था और वहां से सामान लोड अनलोड करके ये भारत की तरफ आ रहा था। अब ईरान इस शिप को कस्टडी में लेकर ये चेक करेगा कि शिप के ऊपर क्या क्या सामान लोडेड है। आज की तीसरी अपडेट भी इसी कार्गो शिप इंसिडेंट से रिलेटेड है। अब जैसे ही खबर आई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक कार्गो शिप को सीज किया है जो कि भारत की तरफ आ रहा था, उसके तुरंत बाद से भारत सरकार एक्टिव हो गई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मैरीटाइम इंडस्ट्री में शिप्स के ऊपर इंडियंस भारी संख्या में जॉब करते हैं। जिस बात का डर था वो आखिरकार सच हुई एंड जो ईरान ने शिप सीज किया था, इसमें जो 25 क्रू मेंबर्स थे उसमें से 17 भारतीय निकले। ऐसे में भारत सरकार ने तुरंत भारत में स्थित ईरान की एम्बेसी से कांटेक्ट किया और तेहरान में स्थित इंडियन एम्बेसी के थ्रू ईरान की सरकार के साथ कांटेक्ट किया और सभी इंडियन नेशनल्स की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बोला। हो सकता है कि अगले कुछ ही दिनों में ईरान भारत के नागरिकों को रिलीज भी करे। भारत के अलावा जो बाकी के 8 क्रू मेंबर्स इस शिप के ऊपर थे वो पाकिस्तान और रशिया के नागरिक हैं। अब देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान और रशिया ये तीनों देश ईरान की फ्रेंडली कंट्रीज हैं। ऐसे में हो सकता है कि ईरान इन सभी क्रू मेंबर्स को रिलीज कर दे। इनके नागरिकों को डिटेन करके ईरान को कोई खासा फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर इजराइल, अमेरिका या फिर किसी नाटो देश का कोई क्रू मेंबर होता तो फिर इस केस में ईरान उन देशों के क्रू मेंबर्स को डिटेन करके ब्लैकमेल कर सकता था। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि भारत के एक इंग्लिश मीडिया हाउस बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज ने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का एक इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू को लेकर अब चाइना ने भारत से नाराजगी जताई है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक इंटरव्यू के ऊपर चाइना भड़क गया है। भारत में जो चाइना की एम्बेसी है उसके स्पोक्स पर्सन वांग शियाओ जियान ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है जिसमें उन्होंने कहा कि वियॉन न्यूज ने जो ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू लिया है उसमें ताइवान की आज़ादी के बारे में झूठ फैलाया गया है। उन्होंने कहा कि ताइवान कभी भी एक देश नहीं था, ना ही वो अतीत में एक देश रहा है, ना ही भविष्य में उसको एक देश का दर्जा मिलेगा। जो भी वन चाइना प्रिंसिपल का उल्लंघन करेगा, इसका मतलब है कि वो चाइना के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और चाइना की सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहा है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है
एयर इंडिया और एयर विस्तारा को लेकर। जब भी दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति होती है, उस केस में एयर डिफेंस सिस्टम्स भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं और मिसाइल हमलों का भी काफी खतरा होता है। ऐसे में भारत की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनीज एयर इंडिया और एयर विस्तारा ने घोषणा की है कि अगले नोटिस तक वो ईरान की एयर स्पेस को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। यानी एयर इंडिया और एयर विस्तारा, इन दोनों कंपनीज के प्लेन्स ईरान की जमीन के ऊपर से उड़ान नहीं भरेंगे। इस फैसले से एयर इंडिया और एयर विस्तारा का जो यूरोप का रूट है उसमें 45 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। एक्स्ट्रा टाइम यानी कि ज्यादा फ्यूल। अब ये पैसा एयरलाइन कंपनीज अपने जेब से तो भरेंगी नहीं। इसका मतलब है कि यूरोप की तरफ जाने वाली और यूरोप से आने वाली फ्लाइट्स कुछ समय के लिए इनकी टिकट सब महंगी हो जाएंगी और प्राइस बढ़ जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से अभी तक इसको लेकर कुछ भी अपडेट नहीं आई है। आज की 6th अपडेट आ रही है मालदीव्स और भारत को लेकर। कुछ दिन पहले मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजियो ने और उनकी सरकार में जो भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भारत को धमकियां दी थी। इसके अलावा मालदीव्स की सरकार ने भारत के ट्रूप्स को भी उनके देश से निकाल दिया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद अब कुछ ही दिनों में मालदीव्स की सरकार भारत से मदद की गुहार लगा रही है। मालदीव्स के मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोहम्मद सईद ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि मालदीव्स जो भी भारत से सामान इंपोर्ट करता है, भारत उस सामान की पेमेंट US डॉलर्स में नहीं बल्कि मालदीव्स की नेशनल करेंसी मालदीवियन रुपया में ले। मालदीव्स हर साल भारत से $780 मिलियन का सामान परचेज करता है, यानी 6,521 करोड़ रुपीस का। मालदीव्स की सरकार चाहती है कि वो इस सामान की पेमेंट अपने देश की खुद की करेंसी में करें ताकि US डॉलर्स के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो। देखा जाए तो मालदीव्स एक छोटा सा देश है, भारत को इस कदम से ना के बराबर फायदा होगा, लेकिन मालदीव्स के लिए ये स्टेप काफी बेनिफिशियल साबित होगा। अब देखना ही होगा कि क्या भारत सरकार मालदीव्स की रिक्वेस्ट को मानती है या फिर नहीं। क्या मालदीव्स को हम जो सामान बेचते हैं उसकी पेमेंट हमें मालदीवियन रुपया में लेनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा नाम की एक प्रोविंस है जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इस प्रोविंस में एक बहुत ही ऐतिहासिक खैबर मंदिर था जो कि साल 1947 से जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ था तब से ही बंद पड़ा था, क्योंकि इस इलाके से हिंदू परिवार लगातार तब से माइग्रेट हो रहे थे। खबर आ रही है कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इस मंदिर को तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस मंदिर की जगह वहाँ पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, वहाँ पर दुकानें वगैरह सेटअप की जाएंगी। अब ये हाल है पाकिस्तान में हिंदू धर्म स्थलों का। उल्टा इस ऐतिहासिक मंदिर को रेनोवेट करके इसको प्रिजर्व कैसा करना, ये लोग मंदिर तोड़कर वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है टर्की और अमेरिका को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट के कुछ अरब मुस्लिम देशों ने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका को उनके मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने देने से इनकार कर दिया है। अब इस लिस्ट में ताज़ा नाम जुड़ गया है अर्दोगान का। खबर आ रही है कि टर्की की सरकार ने भी अमेरिका से साफ तौर पर कह दिया है कि टर्की के इंसिरलिक और इजमीर रीजन में जो टर्की और US के जॉइंट एयर बेसिस हैं, अमेरिका उनका इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं कर सकता है। टर्की में जो ये US के एयर बेसिस है, यहाँ पर US ने नाटो के नाम के ऊपर अपने कई सारे फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को तैनात किया हुआ है। टर्की को डर है कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिकन एयर बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। आज की 9th अपडेट आ रही है रशिया से। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति में रशिया ने पिछले कल अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 27,000 किलोमीटर पर आवर। हालांकि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये नई बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको अगर रशिया के रिमोट एरिया से भी फायर किया जाए तो ये अमेरिका के किसी भी कोने में 15 मिनट्स के अंदर ही हिट कर सकती है। रशिया का कहना है कि उसने स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये टेस्ट किया है ताकि किसी भी एक्सटर्नल इमरजेंसी के समय वो इस मिसाइल का यूज कर सके। आज की 10th अपडेट आ रही है क्रिकेट को लेकर। वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पिछले कल नेपाल और कतर के बीच एक इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच में नेपाल के बैट्समैन दीपेंद्र सिंह ने 6 बॉल्स में 6 छक्के मारकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नेपाल के बैट्समैन ने युवराज सिंह, कीरोन पोलार्ड की बराबरी कर दी है। इन दोनों प्लेयर्स ने भी इंटरनेशनल T20 मैच में 6 बॉल्स के ऊपर 6 छक्के मारे हैं। टेस्ट मैच में 6 बॉल्स के ऊपर 6 छक्के अभी तक किसी भी प्लेयर ने नहीं मारे हैं, जबकि ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में यह कारनामा साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स और अमेरिका के जसकरण मल्होत्रा कर चुके हैं।